बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जिस तरह आपको शुरू में बताया था, न्यूटन ने जो 3 लॉ पेश किए थे, इसमें दरअसल काज ऑफ मोशन डिस्कस किया है। ये भी बताया था आपको कि काज ऑफ मोशन दरअसल फोर्स है। तो सेकंड लॉ में फोर्स की डिफिनीशन है, यानी अगर आप फोर्स मालूम करते हैं तो क्वांटिटेटिवली यानी उसकी वैल्यू आप मैथमेटिकली कैसे मालूम करेंगे। तो इधर आपको बताया जाएगा कि 2 चीज़ें हैं जिससे आप फोर्स मालूम कर सकते हैं। एक डिफिनीशन आसान सी इधर से बता दूं, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास m एंड एक्सेलरेशन a। सबसे आसान डिफिनीशन इधर से है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स या इज इक्वल टू फोर्स। जैसे बताया, मतलब ये है कि फोर्स मालूम करने के लिए आप मास जो गिवन होता है और उसका एक्सेलरेशन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे फोर्स आती है। इसलिए सिंपलेस्ट डिफिनीशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। एक और डिफिनीशन है जो लेंथी है, लेकिन इस डिफिनीशन से हम ये मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। और इसमें आप 2 जो क्वांटिटीज़ है इनके दरमियान ताल्लुक भी बता सकते हैं। इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, अ नेट फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। दिस एक्सेलरेशन is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass of the body। यानी कोई भी फोर्स हो, नेट फोर्स या इसको हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं, यानी एक ऐसी फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट की वज़न से आप ज़्यादा लगाते हैं तो आप उस ऑब्जेक्ट को हरकत में ला सकते हैं। जो भी नेट फोर्स होगी वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन पैदा करती है, और ये जो एक्सेलरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी है। हम आपको ये जो डिफिनीशन है मैथमेटिकल फॉर्म से समझा देते हैं, फिर जो मैथमेटिकल फार्मूला है उसको हम डिराइव करते हैं। एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स का मतलब ये है, जैसे आपको बताया, जब फोर्स लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पर तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होती है और वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा कर सकेंगे, और अगर कम फोर्स लगाएंगे तो कम एक्सेलरेशन पैदा कर सकेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ जाए तो दूसरी भी बढ़ जाती है, एक क्वांटिटी अगर कम हो जाए तो दूसरी भी कम हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जब फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो आप ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा कर सकते हैं। दूसरा ये है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि मास कांस्टेंट हो। मिसाल के तौर पर एक बाल है, क्रिकेट बाल, उसको 3-4 लड़के ऊपर फेंकते हैं तो हर एक मुख्तलिफ फोर्स लगाएगा और हर एक बाल में मुख्तलिफ एक्सेलरेशन पैदा करेगा। जिसने ज़्यादा ज़ोर से फेंका होगा वो ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा करेगा, जिसने कम फेंका होगा कम एक्सेलरेशन पैदा करेगा। इसी तरह से ये जो एक्सेलरेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास है, मतलब किसी एक फोर्स के लिए या फोर्स अगर कांस्टेंट हो तो अगर छोटा मास है तो उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा, बड़ा मास है तो उसमें कम एक्सेलरेशन पैदा होगा। इसकी मिसाल आप ले सकते हैं, कोई छोटा मास है उसको एक फोर्स से फेंके उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन, लेकिन अगर बड़ा मास ले ले और उसी फोर्स से उसको फेंके तो उसमें कम एक्सेलरेशन पैदा होगा। इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। इसका मतलब एक को कम करे दूसरा बढ़ेगा, एक को ज़्यादा करे दूसरा कम होगा। तो इनके दरमियान इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी साइन है। अगर हम इस 1 और 2 को कंबाइन करें, जैसे लिखा है कंबाइनिंग 1 एंड 2, मतलब इन दोनों की जगह a लिख देते हैं और f और 1 और m मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो a इज प्रोपोर्शनल टू f डिवाइड बाय m आ जाएगा। या
इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए दो चीज़ें आती हैं, इक्वल साइन के जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं, तो a इज इक्वल टू के एफ डिवाइडेड बाय m लिखा जा सकता है। अब अगर फ़र्ज़ करें इसमें हम वैल्यूज़ रख दें, हम m 1 किलोग्राम ले लें, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लें और फोर्स 1 न्यूटन ले लें। जब इधर ये वैल्यूज़ रख देंगे तो k की वैल्यू 1 आ जाती है। इसका मतलब इस फार्मूले में a इज इक्वल टू 1 इंटू एफ बाई एम आता है, या इसका मतलब ये है कि f इज इक्वल टू एम ए आता है। सो जो f इज इक्वल टू एम ए है, इसको हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, यानी फोर्स बराबर है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन के। एग्जाम्पल है 3.1 जिसको हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कर सकते हैं। फार्मूला है F इज इक्वल टू एम ए, लेकिन ये है फोर्सेस ऑन स्पोर्ट्स बॉल। क्वेश्चन इस तरह है, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.1 किलोग्राम एंड अ मेटल बॉल ऑफ मास 4 किलोग्राम। अब देख सकते हैं इसमें एक छोटा मास है 0.16 किलोग्राम, एक बड़ा मास है 4 किलोग्राम, लेकिन दोनों में एक ही बराबर एक्सेलरेशन यानी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पैदा करना है। इधर से आप देख सकेंगे कि जो स्मॉल मास है यानी इसमें इसके लिए कम फोर्स चाहिए ये एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए, और जो बड़ा मास है तो इसके लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए। F इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करके आप इस एग्ज़ाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। से हम एक और एग्ज़ाम्पल भी हल कर सकते हैं, और वो है ये वाला ट्रक एंड कार एक्सेलरेशन, जो कि एग्ज़ाम्पल असाइनमेंट है सारी। 3.1 फाइंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन इंजन फोर्स अब 3500 न्यूटन इन अ कार ऑफ मास 600 किलोग्राम एंड अ ट्रक ऑफ मास 2400 किलोग्राम। इधर से आप देखेंगे कि हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है, फोर्स बताई गई है, एक मास है 600 किलोग्राम, दूसरा मास है 2400 किलोग्राम। चूँकि फोर्स एक है तो आप देख लेंगे कि जब कम मास है तो इसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा, और जो ज़्यादा मास है तो इसमें कम एक्सेलरेशन पैदा होगा, जो आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो तीसरा लॉ है न्यूटन का, बहुत अहम है। डेली लाइफ में इसके बहुत सारी मिसालें हैं, हज़ारों में हैं। इसको सिंपली इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। उर्दू में कहते हैं कि हर अमल का रद्द अमल होता है। इसका मतलब ये है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। इसको थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। इसी तरह से एक और डिफिनीशन भी आप कर सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ सेकंड ऑब्जेक्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट से एक दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, तो कहते हैं द सेकंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, दूसरा भी पहले पर फोर्स लगाएगा उसी मैग्नीट्यूड का, एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन डायरेक्शन दोनों की एक दूसरे से अपोजिट होगी। जिस तरह मैंने मैथमेटिकली लिखा है एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, याद रखो ए और बी का मतलब मेरा दो ऑब्जेक्ट्स हैं। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट ए बी पर फोर्स लगाता है तो उसको एफ ए बी से लिखेंगे, और इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए पर फोर्स लगाता है एफ बी ए से लिखेंगे। सो हम लिखते हैं एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, यानी ये दोनों फोर्सेस बराबर तो हैं लेकिन दोनों का आपस में डायरेक्शन अपोजिट है। माइनस साइन का मतलब इधर अपोजिट डायरेक्शन है। आपको ये जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है डिफरेंट एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक एग्जांपल है
एक प्लेयर है जिसको ए से लिखा गया है और फुटबॉल है जिसको बी से लिखा गया है, या यूँ कहो कि ये ऑब्जेक्ट ए है और ये वाला ऑब्जेक्ट बी है। जब ये खिलाड़ी इस फुटबॉल को किक मारता है तो इस फुटबॉल पर एक फोर्स लगती है जिसको हम FAB कहते हैं, और ये फोर्स इस डायरेक्शन में या आगे की डायरेक्शन में लगती है। इसी तरह से ये जो बॉल है ये भी इस खिलाड़ी पर फोर्स लगाएगा जो कि FBA है। सो जो FBA है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, यानी जब ये प्लेयर इस बॉल को किक मारेगा तो बॉल भी उस प्लेयर को किक मारेगा, यानी दोनों एक दूसरे पर फोर्सेस लगाएंगे, और ये जो फोर्स FAB है बराबर होगा फोर्स FBA के, लेकिन दोनों डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। अब यहाँ पे ये बात सोचने की है कि अगर फोर्सेस बराबर लगती है तो फिर ये जो खिलाड़ी है इसका पाँव क्यों पीछे नहीं जाता जबकि फुटबॉल आगे चला जाता है। न्यूटन ने हमें बताया है कि ये जो दो फोर्सेस हैं चूँकि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं ये कभी न्यूट्रलाइज नहीं होते, लेकिन यहाँ अगर आप गौर करें तो चूँकि ये छोटा मास है तो इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगा, बाल दूर चला जाता है। चूँकि जो ऑब्जेक्ट ए है या प्लेयर है बड़ा मास है तो इसमें बहुत कम एक्सेलरेशन पैदा होता है या नेग्लिजिबल, तो खिलाड़ी अपनी जगह पर रहता है जबकि फुटबॉल आगे चला जाता है। अब अगर फ़र्ज़ करें ये दोनों मासेस बराबर होते तो जिस रफ्तार से बॉल आगे चला जाता उसी रफ्तार से ये प्लेयर भी पीछे चला जाता, लेकिन डिफरेंट मासेस की वजह से इसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा, इसमें इंतहाई कम एक्सेलरेशन पैदा होगा। एक्शन रिएक्शन या थर्ड लॉ का एक और एग्जांपल है। एक जेट प्लेन दिखाया गया है। द जेट प्लेन इजेक्ट गैसेस एट हाई स्पीड एट as an action and air as reaction apply a force on the plane to make it move forward। ये दिखाया गया है ये जो जेट प्लेन है इसके इंजन के अंदर फ्यूल जलता है और फ्यूल की जलने से हॉट गैसेस पैदा होती है। हॉट गैसेस पीछे की तरफ चलती है जो कि एक्शन है, और हॉट गैसेस की रिएक्शन की वजह से ये जो जेट है ये आगे की तरफ चलता है। ये भी एक्शन एंड रिएक्शन का एक एग्जांपल है। इसको आप छोटे लेवल पे देख सकते हैं। एक गुब्बारा ले लें और उसको हवा से भरें, उस गुब्बारे को मुंह से पकड़ें, फिर उसको छोड़ें, तो छोड़ने के बाद गुब्बारा हवा में उड़ जाता है। इसकी वजह ये है कि गुब्बारे से जो हवा निकलती है वो पीछे की तरफ आती है, एक्शन है, और एज ए रिएक्शन जो गुब्बारा है वो आगे की तरफ या हवा में उड़ता है। ये भी एग्जाम्पल है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के जैसे मैंने आपको बताया हज़ारों एग्जाम्पल है। अगर आप किसी कश्ती को ले लें, उसमें जो चलाने वाला या जो मल्लाह है उसके पास ओर्स या जिसको उर्दू में चब्बू कहते हैं, उस चब्बू से पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, एक्शन है, और एज ए रिएक्शन जो कश्ती है आगे की तरफ चलती है। ये और बहुत सारे मिसालें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन या थर्ड लॉ ऑफ मोशन की आगे जब आएंगे तो आपको समझाएंगे। वी कैन फील रिएक्शन, इसका मतलब ये है कि हम रिएक्शन को महसूस कर सकते हैं। व्हेन वी पुश अगेंस्ट द एज ऑफ अ टेबल और हैंड्स शेप चेंजेस, इसका मतलब ये है कि जब हम किसी टेबल को धक्का देते हैं, यानी ज़ोर से उसको चूँकि हाथ से पकड़कर धक्का देते हैं तो हमारा हाथ उसका शेप चेंज हो जाता है। आप इस तरह से भी महसूस कर सकते हैं कि अगर आप दीवार को ज़ोर से मुक्का मारें, आपका मुक्का मारना एक्शन है लेकिन आपका हाथ भी ज़ख्मी होगा क्योंकि दीवार रिएक्शन लगाता है। कभी कभार जब हम किसी भारी पत्थर के साथ ठोकर खा लेते हैं तो हमारे पाँव से एक्शन और जो पत्थर है उसकी तरफ से रिएक्शन, इसलिए हमारे पाँव को चोट लग जाती है। सो
हम रिएक्शन को फील कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है। मिसाल के तौर पर एक भारी वज़न है, हम उसको अपने कंधों पर उठाते हैं तो हमारा कंधा एक्शन लगाता है और एज ए रिएक्शन वज़न हम पर लगती है, यानी फोर्स लगाती है, जो हमें महसूस होता है और जो रिएक्शन